विटेकर साहब कहते हैं सभी चिंतन क्या होते हैं, लक्ष्य निर्देशित होते हैं। और अगली बात, चिंतन में ट्रायल एंड एरर भी होता है, पर ये मेंटल लेवल पे होता है। अगली बात, चिंतन में दृश्य प्रतिमा विजुअल इमेज और श्रवण प्रतिमा ऑडिटरी इमेज भी महत्वपूर्ण होती है। अगली बात, चिंतन में भाषा भी शामिल है। पियाजे इसको कम महत्वपूर्ण मानते हैं, पर वाइगोत्स्की आंतरिक मौन संभाषण की बात करते हैं। दूसरे मनोवैज्ञानिक भी चिंतन में भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं, जिनमें ब्रूनर का नाम है, शापिर का नाम है, प्रेमिक का नाम है, वर्नस्टीन का नाम है। इसी तरह से चिंतन में प्रतीक, संप्रत्यय, प्रतिकृति, प्रोटोटाइप, कल्पना, समस्या समाधान, तर्क, प्रतिमा आदि सभी शामिल हैं। ओके, तो अब तक हमने चिंतन के बारे में बहुत कुछ जान लिया और आपके ज्ञान के कपाट खुले होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि चिंतन पे इनमें से कोई बात आएगी परीक्षा में तो आपकी गारंटेड सही होगी और निश्चित रूप से होगी। अगली बात है चिंतन के सिद्धांत, थ्योरीज। कुछ ज्यादा सिद्धांत नहीं है, केवल 2 सिद्धांतों की बात हम करते हैं, वही 2 सिद्धांत परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। चिंतन का एक तो पुराना सिद्धांत है जो कहता है, क्या कहता है सुने, 2 सिद्धांत। एक सिद्धांत तो चिंतन का ये कहता है कि हम चिंतन किससे करते हैं, तो वो कहता है चिंतन हम अपने ब्रेन से करते हैं। चिंतन में ब्रेन के अलावा आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम पूरा शामिल है। तो चिंतन में केवल हम सेंट्रल नर्व सिस्टम को ही शामिल करते हैं। क्या हम उंगलियों से, हाथों से, पांवों से चिंतन करते हैं? नहीं करते। इसलिए वो कहलाता है चिंतन का केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल थियरी ऑफ थिंकिंग, जिसमें एक ही बात याद रखना है कि चिंतन में हमारे शरीर के सभी अंग शामिल नहीं होते, बल्कि केवल हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम शामिल होता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन केंद्र में होता है, इसलिए चिंतन का केंद्रीय सिद्धांत। इसके कोई प्रतिपादक नहीं है, पहले सब लोग यही मानते थे, इसलिए ये चिंतन का पुराना सिद्धांत है। इसको चैलेंज किया था व्यवहारवादियों ने, स्पेशली वाटसन ने चैलेंज किया था। संज्ञानवादियों ने भी किया है, लेकिन वाटसन का नाम पहले आ गया क्योंकि वाटसन व्यवहारवादी पहले स्टार्ट किया था उन्होंने। तो वाटसन क्या कहते हैं, चूंकि व्यवहारवादी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करते हैं। व्यवहारवाद की खास बात क्या है आपको याद है? व्यवहारवाद के 2 योगदान हम आपको बता चुके हैं। व्यवहारवाद संरचनावाद का इसलिए विरोध करता है कि संरचनावाद अंतर्दर्शन की बात करता था और व्यवहारवाद बहिर्दर्शन या वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण या फिर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करता है, इसलिए वस्तुनिष्ठ विधियां व्यवहारवादियों ने दी है। दूसरा, व्यवहारवाद वंशानुक्रम को नहीं मानता, वातावरण को महत्वपूर्ण मानता है। तो यही बात यहां लागू होती है कि साहब चिंतन का केंद्रीय सिद्धांत तो पुराना हो गया, जिसमें आप ये कहते हैं कि साहब हम अपने केवल सेंट्रल नर्व सिस्टम से ही चिंतन करते हैं। वाटसन कहते हैं, व्यवहारवादी कहते हैं कि मनुष्य पूरे शरीर के सहारे चिंतन करता है, यानी चिंतन की प्रक्रिया में हमारी शरीर की हाथ, पांव, उंगलियां सब काम करते हैं। और वाटसन का एक स्टेटमेंट है कि व्यक्ति अपने आप से बात करता है। व्यक्ति अपने आप से बात करता है, इसका मतलब केवल सेंट्रल नर्व सिस्टम नहीं है, उसकी बातें ऑब्जर्वेबल होंगी, क्योंकि वो चिंतन करेगा तो वो चीजें दिखेंगी। जैसे एग्जांपल लें, अभी आपको ऐसे उन्होंने प्रयोग किए हैं, जैसे आप एक व्यक्ति को बोला कि आप बाएं हाथ से ये वेट उठाओ। जब वो बोला ना बाएं हाथ से वेट उठाओ, तो बाएं हाथ की जो मसल्स हैं उनमें कंपन चालू हो गया। कहते हैं ना पुराने समय के, धनुष उठाओ भुजाएं फड़कने लगी। जैसे बोला धनुष उठाओ तो भुजाएं फड़कने लगी, इसका मतलब यहां से चिंतन हो रहा है। इसका मतलब चिंतन की प्रक्रिया में सेंट्रल वाली, ये नहीं कहते कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम चिंतन नहीं करता, वो तो करता ही है, पर ये भी चीजें शामिल है। तो वाटसन का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट आपने सुना होगा, हम पूरे शरीर के सहारे चिंतन करते हैं। किसके सहारे चिंतन करते हैं? पूरे शरीर के सहारे चिंतन करते हैं। और आपने जैसे पियाजे भी पढ़ा था, वहां भी आपने देखा होगा कि पहले 1.5 वर्ष तक पेशीय चिंतन होता है, मांसपेशी चिंतन होता है, क्योंकि इमेज प्रतिमा तो 1.5 साल के बाद ही सेव होती है। उससे पहले बच्चा जिस चीज को देखता है वो आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ द माइंड हो जाती है। तो वहां भी मांसपेशी चिंतन होता है। और व्यवहारवादी भी कहते हैं कि साहब हम पूरे शरीर के सहारे चिंतन करते हैं। ये है चिंतन का आधुनिक परिधीय सिद्धांत। तो बस 2 ही सिद्धांत है चिंतन के सिद्धांत। पहला लिखो केंद्रीय सिद्धांत, केंद्रीय सिद्धांत। चिंतन के सिद्धांत 2, पहला है केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल थ्योरी। क्या है इसमें? इस सिद्धांत की मान्यता है, इस सिद्धांत की मान्यता है, इस सिद्धांत की मान्यता है कि चिंतन प्रक्रिया में, चिंतन प्रक्रिया में, इस सिद्धांत की मान्यता है कि चिंतन प्रक्रिया में केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपका ब्रेन आता है, ठीक
है ना, और नर्व सिस्टम जो स्पाइनल कोड तक है वो भी आता है। तो इस सिद्धांत की मान्यता है कि चिंतन प्रक्रिया में केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या स्नायु मंडल भी कह सकते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम सीएनएस, इस सिद्धांत की मान्यता है कि चिंतन प्रक्रिया में केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्व सिस्टम ही भाग लेता है। यानी इसका मतलब शरीर भाग नहीं लेता, केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही भाग लेता है। यानी हम पूरे शरीर के सहारे चिंतन करते हैं, ये नहीं बोलता ये मॉडल। ये मॉडल कहता है कि हम केवल सेंट्रल नर्व सिस्टम के माध्यम से ही चिंतन करते हैं। अब खास बात क्या है, ये पुराना सिद्धांत है जो बाद में अस्वीकार कर दिया गया। तो यह है चिंतन का पुराना सिद्धांत है, पुराना सिद्धांत है। बात समझ में आ रही है? ओके। दूसरा है परिधीय सिद्धांत, दूसरा है परिधीय सिद्धांत। परिधीय सिद्धांत, पेरिफेरल, पेरिफेरल थ्योरी। पहला था केंद्रीय सिद्धांत, दूसरा है परिधीय सिद्धांत। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक लिखने हैं आपको। इसके प्रतिपादक हैं वाटसन, प्रतिपादक हैं वाटसन। और वाटसन क्या कहते हैं? इस सिद्धांत की मान्यता है कि हम पूरे शरीर से चिंतन करते हैं, हम पूरे शरीर से चिंतन करते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं चिंतन की प्रक्रिया में, यह सिद्धांत क्या मानता है, चिंतन की प्रक्रिया में, चिंतन की प्रक्रिया में पेशीय अनुक्रियाएं, चिंतन की प्रक्रिया में मोटर एक्टिविटीज, पेशीय या गामक या हाथ पांव वाली, तो पेशीय अनुक्रियाएं, चिंतन की प्रक्रिया में पेशीय अनुक्रियाएं, इंग्लिश में कह सकते हैं मोटर रेस्पॉन्सेज, मोटर रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्सेज भी शामिल है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो करता ही है, साथ में ये भी है, भी शामिल है। तो याद रखना, अगर ऐसा पूछ ले कि व्यक्ति अपने आप से बात करता है या फिर चिंतन की प्रक्रिया में पूरा शरीर काम करता है, या हम अपने हाथ पांवों से चिंतन करते हैं, या धनुष उठाने की बात पे भुजाएं फड़कने लगती हैं, तो इसका मतलब हम परिधीय सिद्धांत की बात कर रहे हैं, हम सेंट्रल सिद्धांत की बात नहीं कर रहे। और इसके प्रतिपादक कौन है? वाटसन। और ये किसका विरोध करता है? ये पुराने सेंट्रल थ्योरी का विरोध करता है। दो सिद्धांत याद रखेंगे चिंतन के, एक के प्रतिपादक वाटसन है, एक पुराना सिद्धांत है। पुराने में केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम चिंतन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है, और इस नए सिद्धांत में पेरिफेरल थ्योरी ऑफ थिंकिंग में पूरे शरीर के सहारे हम चिंतन करते हैं। अब बच्चों बहुत महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण वो है चिंतन और भाषा। चिंतन और भाषा में क्या संबंध है, इस पे जरूर प्रश्न आता है। चिंतन एवं भाषा दो चीजें हैं, चिंतन एवं भाषा, थिंकिंग एंड लैंग्वेज। कई बार चिंतन को विचार भी कह देते हैं, यानी विचार चिंतन थॉट एक ही बात है। तो विचार और भाषा, आपको पता है कितनी किताबें आ चुकी हैं? हमने आपको बोला था थॉट एंड लैंग्वेज, वाइगोत्स्की की बुक लिखवाई हुई है मेरी, ठीक है। पियाजे की बुक याद है आपको, वाइगोत्स्की की बुक, और जाने कितने लोगों ने इस पे काम किया है। बेंजामिन वोर्फ, ब्रूनर, वर्नस्टीन, शापिर, प्रिमेक। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण लोगों के नाम हम देखेंगे। और पहले तो आप ये समझ लें, यहाँ पे हम देखेंगे किन किन लोगों का रोल है। सबसे पहला नाम है शापिर, शापिर ये बेंजामिन वोर्फ के गुरु थे। दूसरा नाम है प्रिमेक, जिन्होंने साराह पे प्रयोग किया था। तीसरा नाम है बेंजामिन वोर्फ, सबसे महत्वपूर्ण नाम इसमें बेंजामिन वोर्फ साहब का है। बेंजामिन वोर्फ, याद रखना ये नाम, बेंजामिन वोर्फ, कई बार इनको ओर्फ भी बोलते हैं, बेंजामिन
उर्फ या उर्फ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में जीन पियाजे भी हैं, भाषा भाषा और विचार की लड़ाई में। इसके अलावा क्लार्क हल का भी नाम आता है। इसके अलावा ब्रूनर का नाम भी आता है। इसके अलावा वर्नस्टीन का नाम भी आता है, आदि आदि। इतने लोगों की बातें हम करेंगे। यहां मैं आपको बता दूं, एक ग्रुप है पियाजे और क्लार्क हल का। तो पियाजे प्लस क्लार्क हल का एक ग्रुप है, बाकी लोगों का एक ग्रुप है, वाइगोत्स्की का एक ग्रुप है। तो हम चिंतन और भाषा में हमारा टॉपिक है चिंतन या विचार, एक ही बात होती है, तथा भाषा, तथा भाषा। तो देखो मैं आपको बता दूं, इसमें पहला ग्रुप आएगा शापिर। बस केवल एक स्टेटमेंट, प्रीमेक। बेंजामिन वोर्फ, नहीं, बेंजामिन वोर्फ को अलग करता हूं मैं। शापिर, प्रीमेक, वर्नस्टीन, 4 नाम याद रखना, एवं ब्रूनर। पहला ग्रुप इनका है शापिर, प्रीमेक, वर्नस्टीन एवं ब्रूनर। क्या बोला इन लोगों ने? बस एक स्टेटमेंट में सारा मामला क्लियर। लड़ाई है चिंतन और भाषा की, लड़ाई है विचार और भाषा की। तो ये लड़ाई दो तरह से, एक तो ये कि कुछ लोग कहते हैं कि भाषा का विकास पहले होता है और कुछ लोग कहते हैं चिंतन का विकास पहले होता है। कुछ लोग कहते हैं विचार या चिंतन पहले आता है, थॉट पहले आता है, थिंकिंग पहले होती है और उसके बाद भाषा आती है। कुछ लोग कहते हैं भाषा पहले आ जाती है, उसके बाद चिंतन होता है। जो लोग कहते हैं भाषा पहले आती है बाद में चिंतन होता है, वो ये भी कहते हैं कि भाषा चिंतन को प्रभावित करती है, पहले आ गई तो भाषा के कारण से चिंतन होता है। और जो लोग कहते हैं चिंतन या विचार पहले होता है, वो ये कहते हैं चिंतन और विचार ही भाषा को जन्म देता है, चिंतन और विचार को ही भाषा रिफ्लेक्ट करती है। बात समझ रहे हैं? तो पहला जो ग्रुप है शापिर, प्रीमेक, वर्नस्टीन एवं ब्रूनर, ये भाषा को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और ये कहते हैं भाषा पहले आती है और चिंतन बाद में होता है। ये कहते हैं भाषा का विकास पहले होता है और विचार बाद में उत्पन्न होता है। ये कहते हैं भाषा के कारण से ही विचार या चिंतन पैदा होता है। इसलिए इनका प्रसिद्ध स्टेटमेंट है भाषा चिंतन को प्रभावित करती है। क्यों हुआ ऐसा? इनके प्रयोग हैं। क्या क्या प्रयोग हैं सुने। शापिर ने प्रयोग किया था प्री स्कूल, प्री ऑपरेशनल लेवल के बच्चों का, और वहां उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला। प्रीमेक का प्रसिद्ध प्रयोग है, एक वनमानुष था, साराह नाम था उसका, साराह नाम का चिंपैंजी था, इसमें प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया सुने। एक्चुअली एक चिंपैंजी था जिसका नाम इन्होंने, प्रीमेक साहब ने निकाल दिया, साराह। उस चिंपैंजी को, उस वनमानुष को उन्होंने भाषा सिखाई। भाषा सिखाने का मतलब ये नहीं है कि साहब उसको बोलना आ गया हमारी तरह, बल्कि भाषा क्या है? भाषा एक सिंबल है, एक प्रतीक ही तो है। हमने डॉग बोला तो डॉग तो वो है, पर हमने यहाँ डॉग लिख दिया, वो प्रतीक हो गया। नंबर्स प्रतीक हो गए, संकेत ही तो है, सिंबल ही तो है। तो उस साराह को कैसे भाषा सिखाई? बहुत से चिंपैंजीज थे, उसमें साराह को उन्होंने लिया और साराह को उन्होंने लगभग 100 शब्द, 100 वर्ड्स सिखा दिए। सिखाने का मतलब क्या हुआ? जैसे पानी के लिए उन्होंने कोई, फॉर एग्जांपल, कोई भी संकेत दे सकते हैं, है ना। जैसे आपको याद है हमने बोला कि ये बोर्ड है, अगले 10 साल जो बच्चे जन्म ले उनके सामने इसको बोर्ड नहीं पंखा बोलेंगे, तो वो इसको पंखा बोलेगा। ये जो पंखा शब्द है या बोर्ड शब्द है, ये सिंबल है, ये संकेत है, ये प्रतीक है, ये तो भाषा है। तो उन्होंने उसको चिंपैंजी को 100 वर्ड सिखा दिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी, वाटर, तो वाटर उसको नहीं आता, वाटर बोल नहीं सकता, वाटर सुनता नहीं है, लेकिन एक प्रतीक दे दिया उन्होंने वाटर का, कोई भी, जैसे एक बोल, प्याला। तो ऐसे बर्तन है ना, प्लास्टिक का बर्तन है कोई, या स्टेनलेस स्टील का बर्तन है, तो जब भी उसको पानी की जरूरत होती तो वो उसको सिखा दिया कि ये पानी है साहब, ठीक है, तो वो क्या करता, उस बोल को हाथ में ले लेता, पानी चाहिए। हालांकि वो पानी चाहिए नहीं बोल रहा, पर बोल दिखा रहा है, इसका मतलब पानी मांग रहा है, तो बोल किसका प्रतीक हो गया? पानी का प्रतीक हो गया। कोई भी, स्पून, स्पून फूड,
अब आप बोलेंगे साहब बोल फूड होना चाहिए था, कुछ भी सिखा सकते हैं आप, स्टिक को फूड बना सकते हैं। तो जब भी भोजन चाहिए, उसको भूख लगी तो वो क्या करता, स्पून को हाथ में लेता, भोजन भोजन भोजन, तो सीख गया ना। ऐसे ही उसको वॉशरूम जाना होता तो एक स्टिक लेता। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से अलग अलग जो बर्तन थे, यूटेंसिल्स थे, उन बर्तनों 100 बर्तनों को 100 शब्दों से जोड़ दिया, 100 चीजों से जोड़ दिया उन्होंने। 100 शब्दों से नहीं, 100 चीजों, शब्द तो अपने आप में प्रतीक है, तो यहाँ शब्द नहीं है बल्कि यहाँ ये यूटेंसिल है, यहाँ ये बर्तन है जो शब्दों की जगह काम में लिए। इस तरह से उस सारा को भाषा सिखा दी। बाद में बाकी चिंपैंजीज के साथ उसको मिला दिया और फिर कुछ प्रॉब्लम्स दी, तो देखा गया कि सारा उन बाकी चिंपैंजीज से प्रॉब्लम सॉल्यूशन में बहुत आगे था। मतलब समस्या समाधान में बाकी चिंपैंजीज की तुलना में सारा आगे था। बाकी सब सेम थे, जेनेटिक सेम थे, सारे साथ पले बड़े थे, लेकिन एक ही बात अलग थी सारा की, कि सारा को भाषा सिखा दी, और इस भाषा सिखाने का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि वो समस्या समाधान करने में औरों से आगे हो गया। इसका मतलब उसमें जो थॉट आ रहा है, उस थॉट का कारण लैंग्वेज है, भाषा है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, एक स्टेटमेंट आपको लिखना है सबको, और वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट लिखें, भाषा कोमा चिंतन अथवा विचार, भाषा चिंतन अथवा विचार को प्रभावित करती है। भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित करती है। हालांकि वाइगोत्स्की भी मानते हैं इस बात को कि भाषा, कहते हैं ना, भाषा एक मीडिएटिंग प्रोसेस है जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण। वाइगोत्स्की ने 3 चीजें बताई है, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, तीनों संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती है। संज्ञानात्मक विकास क्या है? थॉट ही तो है, विचार ही तो है, चिंतन ही तो है। तो वाइगोत्स्की भी ये बात मानते हैं कि भाषा चिंतन को प्रभावित करती है, लेकिन उनका विचार मैं इसलिए अलग रख रहा हूँ कि पहले 2 वर्ष में वो दोनों को अलग मानते हैं, इसलिए इस ग्रुप में उनका नाम नहीं है। आप इस ग्रुप में नाम लिखेंगे, भाषा चिंतन अथवा विचार को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ये किसने बोला? तो यहां पे आप याद रखेंगे, पहला नाम है शापिर, दूसरा नाम है प्रीमेक, तीसरा नाम है ब्रूनर, और चौथा नाम है वर्नस्टीन। यहां वाइगोत्स्की लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, और चूंकि वाइगोत्स्की का एक दूसरा योगदान भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वो भी हम वहां पे हम वाइगोत्स्की लिखते हैं, पर यहां भी आप वाइगोत्स्की लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। ओके, तो पहला ग्रुप इन लोगों का है, शापिर, प्रीमेक, ब्रूनर, वर्नस्टीन मेनली, और वाइगोत्स्की को शामिल कर भी सकते हैं, और अलग से भी पढ़ेंगे तो अलग भी कर सकते हैं। ये सब लोग क्या बोलते हैं कि भाषा चिंतन अथवा विचार को प्रभावित करती है। अगर परीक्षा में ऐसा आ जाए कि भाषा चिंतन से पहले आती है, तो भी वही बात है, ठीक है। तो यही बात हम दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं? इन लोगों की एक और मान्यता है, और वो क्या है? भाषा विचार से पहले, भाषा विचार से पहले उत्पन्न होती है, या पहले विकसित होती है, या पहले आती है। बात एक ही है, यानी ये लोग चिंतन और भाषा में ज्यादा महत्व किसको देते हैं, प्राथमिकता किसको देते हैं? तो ये भाषा को देते हैं। इसलिए ये पूरा ग्रुप, पहला जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या है, किसको महत्वपूर्ण मानता है? भाषा को। किसको महत्वपूर्ण मानता है? भाषा को। कौन कौन है? शापिर, प्रीमेक, ब्रूनर, वर्नस्टीन, 4 लोग, ठीक है। हालांकि वाइगोत्स्की भी इसमें है और बेंजामिन वोर्फ भी हैं, पर इनको अलग क्यों किया मैंने, अभी आप समझोगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट याद रखना, भाषा चिंतन अथवा विचार को प्रभावित करती है, ऐसा माना था जेरोम ब्रूनर ने, प्रीमेक ने, शापिर ने, वर्नस्टीन ने। अब दूसरी बात, दरअसल शापिर के एक शिष्य थे जिनका नाम था बेंजामिन वोर्फ। बेंजामिन वोर्फ, ये कमाल के आदमी थे, बेंजामिन वोर्फ। बेंजामिन वोर्फ ने क्या किया, सुने। बेंजामिन वोर्फ ने एक प्रयोग किया, और प्रयोग था इनका एस्किमो। नाम सुना है? इनका प्रयोग था एस्किमो। एस्किमो कौन होते हैं? एस्किमो वो होते हैं जो रेंडियर वाली गाड़ी चलाते हैं। डेनमार्क में, नॉर्वे में, उत्तरी ध्रुव के आसपास ये जो कंट्री है, साइबेरिया, वहां बर्फ ही बर्फ है। तो बर्फ में रहने वाली जनजाति एस्किमो है। तो एक तरीके से ये आदिम मानव, आदिम आदिम जनजाति है। इनके पास लाइट भी नहीं है, आधुनिक तरह से सोचते भी नहीं है, पुराने हैं, आदिवासी हैं, प्रिमिटिव हैं, बर्फ में रहने वाले लोग हैं एस्किमो। और दूसरे हैं अंग्रेज।
इंग्लिशमैन, अंग्रेज। एक एस्किमो और दूसरे अंग्रेज। अब मोटे तौर पे अंग्रेज का मतलब यूरोप में रहने वाले मान सकते हैं, अमेरिका में रहने वाले मान सकते हैं। ये आधुनिक है, ये आधुनिक विकसित मानव है, और ये कम विकसित पुरातन आदिवासी मानव है, पर हैं तो दोनों इंसान। अब भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो पता है आपको इनकी लैंग्वेज तो बहुत छोटी सी है। ये तो कुछ अपने शब्द ही, क्योंकि आपको पता है ना वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाली बात तो आपने सुनी होगी। अंडमान निकोबार में एक ऐसी आदिवासी, अपने इंडिया का ही एक पार्ट है, उसमें ऐसे लोग रहते हैं आज भी वो कपड़े नहीं पहनते, आज भी वहां लाइट नहीं है, आज भी आधुनिक तौर तरीके उनको आते नहीं है। वो तो पुराने, आज से हजारों साल पहले जिस तरह से हमारे आदि पुरखे रहा करते थे वैसे ही रहते हैं। कच्चा मांस खाते हैं, जंगल में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, बस वो इंसान है, पर हैं अभी भी वो जानवरों जैसे ही। तो इस पे बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें हुई हैं, कभी आपने सुना हो तो। जैसे आप पिछले दिनों की बात है कि वो जो जनजाति रहती है ना अंडमान निकोबार में, उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, तो बहुत से प्रयोग हुए। इवन आजादी से पहले इस पे काम चल रहा था, फिर आजाद भारत में भी कई काम हुए हैं। तो वो जो जनजाति है आपकी अंडमान निकोबार द्वीप वाली, उस जनजाति को के पास कई लोग गए तो वो इंसान को भी मार देते हैं, नरभक्षी भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि वो उन्होंने देखा ही नहीं आधुनिक सभ्यता को, वो अपने लिए खतरा मानते हैं। पहला जो प्रयास हुआ था तो लोग उनके पास गए, एकदम निर्जन द्वीप है वो, गए अपनी मोटर बोट लेके या योट लेके, तो जहाज लेके पानी का, तो जैसे ही गए तो देखा उनको, उन्होंने देखा कि ये कौन है, हम इंसान हैं उनके जैसे ही हैं, तो उन्होंने देखा अजनबी है, तो जो लोग उतर के उनके पास गए ना उन्होंने उसको मार दिया। तो फिर बहुत रिस्की काम हो गया, पर फिर भी सरकार ने कोशिश जारी रखी, और पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण इसमें घटना हुई। क्या घटना हुई, 2 मिनट की आपको बताता हूँ कि साहब भारत की सरकार ने एक ऐसा आयोग बनाया कुछ लोगों को कि साहब उन उन लोगों को भी तो आधुनिक चीजें हैं, उनको सबको बताओ, उनको भी मुख्य धारा में ले, उनका भी विकास करें। तो बड़ी मुश्किल से कुछ लोग गए वहां पे, बहुत प्रयास किया उन्होंने, तो वो दल गया, उनके खाने पीने की चीजें लेके गया, है ना, वो वहां तो नारियल तो उनके मिलते हैं, लेकिन आधुनिक चीजें, मिठाई विठाई कुछ चीजें लेके गए, और जैसे ही वो दिखे आने लगे तो पास नहीं गए बल्कि दूर से फेंक दिया। अब उनको वो चीजें फेंकी तो उनको अच्छा लगा, क्यों करते करते उनके करीब चले गए, और करीब जाके क्या किया उन्होंने, दो उनको आदिवासियों को अपने साथ ले लिया और उनको ले आए मुंबई। एक तो रास्ते में खत्म हो गया, एक जो बचा उसको बाकायदा एसी में रखा, चीजों में रखा, गाड़ी में बैठाया, लाइट दिखाई, तो पागलों की तरह वो ऐसे बिहेव करने लगा। ये क्या है, काफी 6 महीने तक रखा। और पता है आपको कोरोना जब आया था उससे बहुत सी सीख मिलती है हमको। अब वो इतने शुद्ध हैं, इतने प्राकृतिक वातावरण में रहे कि आज तक उन्होंने रेडिएशन देखा ही नहीं मोबाइल का, उन्होंने लाइट का देखा ही नहीं, उन्होंने पोल्यूशन देखा ही नहीं, वो तो उस प्रकृति की गोद में रहते हैं। तो उसको 6 महीने तक साथ रखा, उसको बहुत सी चीजें सिखाने लगे। हालांकि वो थोड़ा शुरू में तो बहुत डर गया था, बाद में थोड़ा निडर हुआ, जैसे मोगली गर्ल की कहानी बताई थी मैंने आपको, तो वैसे ही थोड़ा निडर निडर हुआ, तो साथ रखा। फिर एक प्लान किया कि अब इसको हम थोड़ा ट्रेंड कर चुके हैं, चीजें दिखा चुके हैं, इसको छोड़ के आते हैं, तो ये फिर अपनी बस्ती में लोगों को बताएगा, और उसको कुछ भाषा भी सिखाई, तुम सबको बताना ऐसा ऐसा होता है। उसने कहा ओके, तो उसको छोड़ने गए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहां जाके उसको छोड़ दिया कि अब 1 महीने बाद वापस आएंगे, और ये तुम अपने साथ 20 30 50 लोगों और लेके आना, उनको हम आधुनिक बनाएंगे। तो बोला ओके, उसको छोड़ दिया। पता है क्या हुआ, वो इतना शुद्ध था कि यहाँ जैसे ही वो आया, साथ में रहा, हम विषाक्त जहरीले लोगों के बीच में रहा, तो पता है क्या हुआ, उसमें इन्फेक्शन हो गया, कोई वायरल चला गया, जैसे कोरोना का जाता है ना, वैसे ही उसमें कोई कोई ऐसा कोई वायरस चला गया। पता है फिर जब 2 4 6 महीने बाद टीम वापस गई, तो वो जिस जिस उसका जो ग्रुप था, जिस ग्रुप में वो गया, उस ग्रुप के सभी लोग संक्रमित हो गए और सभी मरे मरे गए, खत्म। वो एक एक जो उनका जनजातियों का एक एक समूह था, वो पूरा फिनिश हो गया, खत्म हो गया। फिर सरकार ने घोषणा की कि दोबारा ट्राई मत करना, ये जिस हाल में है उस हाल में रहने दो, क्योंकि हम बहुत जहरीले हो चुके हैं, इंसान विकसित हो चुके हैं लेकिन हम बहुत जहरीले हैं। ओके, कुल मिला के एस्किमो कौन है, एस्किमो वही जनजातीय हैं जो बर्फ में रहते हैं। और अंग्रेज कौन है, अंग्रेज तो बिल्कुल आधुनिक है। अब बात करते हैं भाषा की, तो अंग्रेजों को तो इतनी भाषाएं आती हैं साहब, है ना, तो आपने देखा बहुत से लोग लग्जमबर्ग में, स्विट्जरलैंड में 10 12 भाषाएं तो कॉमन है, जर्मन भी बोलते हैं, स्पेनिश भी बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, इटालियन भी बोलते हैं ना, तो एडवांस है ये। तो अंग्रेज भाषा के मामले में बहुत आगे हैं, एस्किमो भाषा के मामले में बहुत पीछे हैं। अब आप कोई भी प्रॉब्लम दें इनको, सीधी सी बात है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन में कौन आगे होंगे, अंग्रेज आगे होंगे, और एस्किमो पीछे होंगे। बेंजामिन वोर्फ ने कहा कि अंग्रेज आगे क्यों हैं, एक ही कारण है कि इनकी वोकेबुलरी इनरिच है, ये भाषा के मामले में समृद्ध हैं, और वो भाषा भाषा के मामले में प्रिमिटिव हैं, पिछड़े हुए हैं,
इसलिए ये समस्या समाधान में आगे हैं। तो इस बात से प्रूव होता है कि भाषा महत्वपूर्ण है। बाद में क्या होता है, बाद में उन्होंने एक दूसरा प्रयोग किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या प्रयोग किया? बेंजामिन वुल्फ ने आइस, बर्फ, बर्फ के मामलों में बर्फ की वोकेबुलरी या बर्फ से संबंधित शब्द हैं भाषा के, उन पे एक रिसर्च किया उनके साथ। अंग्रेज तो आइस के बारे में केवल एक या दो शब्द ही जानते हैं। हम सब लोग बर्फ के बारे में एक या दो शब्द जानते हैं, क्योंकि हमने तो एक प्रकार की बर्फ देखी है, कभी कभी आइसक्रीम देख ली होगी, तो एक या दो शब्द जानते हैं। लेकिन एस्किमो बर्फ के बारे में मोर देन ए डजन, एक दर्जन से भी ज्यादा शब्द जानते हैं, क्योंकि वो बर्फ में रहते हैं। हल्की बर्फ, गिरने वाली बर्फ, नीचे वाली बर्फ, गहरी बर्फ, पता नहीं कौन कौन सी बर्फ है, तो उनके नाम इन्होंने निकाल रखे हैं। तो बर्फ के मामले में, आइस के मामले में किसकी भाषा ज्यादा समृद्ध है? एस्किमो की। किसकी भाषा कम है? अंग्रेजों की। फिर क्या होता है, बर्फ के मामले में कुछ समस्याएं दी, आइस के परसेप्शन के बारे में कुछ समस्याएं दी, समस्याएं रिसर्च की गई उन पे, तो पता लगा कि बर्फ से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी उनके समाधान में एस्किमो बहुत आगे निकल गए। एस्किमो अंग्रेजों से आगे निकल गए। बाकी समस्याओं के समाधान में अंग्रेज आगे थे, लेकिन आइस और आइस के परसेप्शन और बर्फ से जुड़ी हुई चीजों के बारे में सोचने में और समस्या समाधान में कौन आगे निकल गए? एस्किमो आगे निकल गए। तो बेंजामिन वुल्फ ने ये कमाल का काम किया, और ये कमाल का काम पता है किस नाम से जाना जाता है? ये कमाल का काम जाना जाता है वुल्फ प्राकल्पना के नाम से, वुल्फ हाइपोथेसिस के नाम से। और वुल्फ हाइपोथेसिस, वुल्फ प्राकल्पना को हम भाषाई नियतिवाद के नाम से भी जानते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, वुल्फ हाइपोथेसिस, वुल्फ प्राकल्पना, भाषाई नियतिवाद, ये सारे शब्द परीक्षाओं में आ चुके हैं, और इन सबको देने वाले कौन है? बेंजामिन वुल्फ। लेकिन एक सेंटेंस में अगर हम बेंजामिन वुल्फ के काम को व्यक्त करना चाहें तो बच्चों वो क्या होगा? जैसे हमने अभी देखा, शापिर, प्रीमेक, वर्नस्टीन, ब्रूनर, इन लोगों ने क्या बोला था? इन लोगों ने बोला था कि साहब भाषा चिंतन को प्रभावित करती है। और वुल्फ ने क्या बोला? स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट लिखिए इनका, कि भाषा, मतलब ये उनसे भी आगे चले गए, अपने शापिर गुरु जो थे उनसे भी आगे चले गए, क्योंकि उन्होंने तो केवल इतना बोला था कि भाषा चिंतन को प्रभावित करती है। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला भाषा चिंतन या विचार, तो एक ही होता है, भाषा चिंतन या विचार को, भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित ही नहीं, चिंतन या विचार को प्रभावित ही नहीं बल्कि निर्धारित भी करती है। और भी तीक्ष्ण बात हो गई ना, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया कि भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित ही नहीं बल्कि निर्धारित भी करती है। भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित ही नहीं बल्कि निर्धारित भी करती है। ऐसा स्टेटमेंट परीक्षा में कई बार आया है, आप याद रखना। ये बात कहने वाले हैं बेंजामिन वुल्फ। कौन है? बेंजामिन वुल्फ। याद रखना, भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित ही नहीं बल्कि क्या करती है? निर्धारित भी करती है, डिटरमाइन भी करती है। ये बेंजामिन वुल्फ ने बोला है, उनसे एक कदम आगे की बात बोली है। और यही बात याद रखना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करके लिखना है। यही बात जो उन्होंने बोली है, नोट इंपॉर्टेंट, यह है वुल्फ प्राकल्पना। यह है वुल्फ प्राकल्पना, या कई बार वुल्फ की जगह उर्फ शब्द भी आ जाता है। यह बात वुल्फ प्राकल्पना या उर्फ प्राकल्पना, उर्फ नाम है उनका, प्राकल्पना ब्रैकेट में WHORF, वुल्फ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस अथवा यह वुल्फ प्राकल्पना या उर्फ प्राकल्पना या वुल्फ हाइपोथेसिस अथवा भाषाई नियतवाद, अथवा भाषाई नियतिवाद, यानी भाषा ही भाग्य है, भाषा ही नियति है। भाषाई नियतिवाद, इसको भी इंग्लिश में लिखना है लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन
के नाम से प्रसिद्ध है, के नाम से प्रसिद्ध है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वोर्फ प्रकल्पना, वोर्फ प्रकल्पना, वोर्फ हाइपोथेसिस, भाषाई नियतिवाद या लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म या लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म करें, डिटर्मिनेशन, ओके, बात एक ही है, या इसको हम लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म, भाषाई नियतिवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म या लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो ये लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन या भाषाई नियतिवाद या वोर्फ प्रकल्पना क्या है, ये है साहब क्या कि भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित नहीं करती बल्कि निर्धारित भी करती है, बेंजामिन वोर्फ। अब इसमें ये बात छुपी हुई है कि साहब वोर्फ के अनुसार भाषा पहले आती है कि चिंतन, भाषा पहले आती है। बात समझ में आई? ओके, तो पहला ग्रुप था बर्नस्टीन, ब्रूनर, शापिर, प्रीमेक का, जो कहते हैं भाषा चिंतन को प्रभावित करती है, और उससे भी तीक्ष्ण दूसरी अगले कदम की बात कह दी किसने, बेंजामिन वोर्फ ने, जिन्होंने एस्किमो और अंग्रेज पे प्रयोग किया था और ये बता दिया कि भाषा चिंतन को प्रभावित ही नहीं करती, यानी प्रभावित तो करती है पर ये तो छोटी बात है, वो चिंतन को निर्धारित भी करती है, डिटरमाइन भी करती है। यह है वोर्फ प्रकल्पना। तीसरा ग्रुप है वो है पियाजे साहब का। तो इस ग्रुप में है जीन पियाजे और इनके साथ क्लार्क हल। जीन पियाजे तथा क्लार्क हल क्या बोलते हैं, जीन पियाजे तथा क्लार्क हल, जीन पियाजे तथा क्लार्क हल क्या बोलते हैं, इनसे विपरीत जीन पियाजे और क्लार्क हल ये कहते हैं कि साहब चिंतन या विचार पहले आता है, भाषा बाद में। चिंतन या विचार पहले विकसित होता है, भाषा तो उस चिंतन या विचार को प्रकट करने का साधन मात्र है। भाषा तो उस विचार या चिंतन को रिफ्लेक्ट करती है, लोगों को बताती है। चिंतन या विचार कोवर्ट है, उसको ओवर्ट बिहेवियर में बदलने का काम भाषा करती है, वो एक टूल है। तो ये पियाजे और क्लार्क हल, पियाजे ने क्या किया था, पियाजे का प्रयोग हम सबको पता है। पियाजे ने अपने मॉडल में बताया था कि साहब बच्चा, छोटा बच्चा, दूर, पास, सीरियसन, क्रम निर्धारण, लंबा, चौड़ा, छोटा, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना। तो बच्चा दूर, पास, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, क्रम, इनके कॉन्सेप्ट को पहले समझता है, इनके कॉन्सेप्ट को पहले समझता है, पहले ही समझने लग जाता है, कॉन्सेप्ट पहले बनाता है, पहले समझता है। और भाषा तो जब प्री ऑपरेशनल में आता है तब वो क्रिटिकल पीरियड है, वहां से भाषा 1.5-2 साल के बाद बोलना शुरू करता है। तो कॉन्सेप्ट तो पहले समझ लेता है और भाषा बाद में आती है। इसलिए पियाजे क्या बात बोलते हैं, पहले बनाता है। तो पियाजे क्या बात बोलते हैं, पियाजे कहते हैं कि भाषा विचार को निर्धारित प्रभावित नहीं करती, विचार, थॉट और चिंतन तो पहले ही आ जाता है, बच्चा समझने तो पहले लग जाता है, बोलता तो बाद में है। और ये बात सही भी है, उसके हिसाब से उनकी बात सही है, पियाजे के हिसाब से इनकी बात सही है कि बच्चे में पहले विचार और चिंतन आता है और भाषा बाद में आती है। इसलिए कहते हैं ना पियाजे भाषा को कम महत्वपूर्ण मानते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जीन पियाजे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में किसको सबसे कम महत्व देते हैं, तो वो भौतिक और सामाजिक इंटरेक्शन को महत्व देते हैं, अंतरक्रिया को महत्व देते हैं, पूर्व अनुभवों को महत्वपूर्ण देते हैं, असिमुलेशन, एकोमोडेशन सब पढ़ लिया ना आपने, और भाषा को कम महत्व देते हैं। तो महत्वपूर्ण है, भाषा को कम महत्व किसने दिया, पियाजे ने। वाइगोत्स्की भाषा को कम महत्व नहीं देते, वाइगोत्स्की कहते हैं संज्ञानात्मक विकास में भाषा का बहुत बड़ा रोल है। और वाइगोत्स्की की दूसरी बात कहते हैं, वो आपको बताऊंगा। तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे समझ में आई आपको, और वो क्या है, एक स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा। और स्टेटमेंट इनका लिखिए इनवर्टेड कॉमास में, और वो है कि चिंतन या विचार, चिंतन या विचार पहले विकसित होता है, चिंतन या विचार पहले विकसित होता है और भाषा बाद में, और भाषा बाद में। चिंतन या विचार पहले विकसित होता है और भाषा बाद में। ये वाली बात बताई थी पियाजे ने, और पियाजे का साथ देने वाले थे क्लार्क हल। तो पियाजे व क्लार्क हल उनसे अलग बात कहते हैं, उनके विपरीत हैं। ये क्या क्या बोलते हैं कि चिंतन या विचार पहले विकसित होता है और भाषा बाद में आती है। इसको दूसरे शब्दों में भी हम लिख सकते हैं,
बोलिए, लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं कि विचार दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं? उन्हीं उन्हीं के स्टेटमेंट को ध्यान दें। उन्होंने बोला था भाषा चिंतन को प्रभावित करती है। वोर्फ ने बोला था भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित नहीं करती। यस, चिंतन भाषा या विचार को प्रभावित नहीं करती। ये भी स्टेटमेंट है पियाजे व हल का। पियाजे व हल। बात समझ आ रही है बच्चों? चिंतन या विचार पहले विकसित होता है, भाषा बाद में आती है, ऐसा बोला पियाजे ने। और भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित नहीं करती, ये बोला पियाजे ने। या फिर ऐसा भी आ सकता है, भाषा चिंतन या विचार को प्रदर्शित करती है, प्रभावित नहीं करती, बनाती नहीं है, विकसित नहीं करती है, ये बोला था पियाजे ने। पियाजे की बात कंप्लीट हुई। एक ग्रुप वनस्टीन, ब्रूनर, शापिर, प्रेमेक जो कहते हैं भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित करती है। दूसरा बेंजामिन वोर्फ की वोर्फ प्राकल्पना, भाषाई नियतिवाद, लिंग्विस्टिक डिटरमिनिज्म, जो कहता है भाषा इतनी महत्वपूर्ण है कि वो चिंतन या विचार को प्रभावित ही नहीं निर्धारित भी करती है। तीसरा ग्रुप पियाजे क्लार्क हल का है, जो कहते हैं कि भाषा पहले आती है, माफ करें, भाषा बाद में आती है, चिंतन या विचार तो पहले ही विकसित हो जाता है। तो भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित नहीं करती, वो तो केवल इसको प्रदर्शित करती है। और एक विचार है वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं? लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? लेव वाइगोत्स्की एक तो ये कहते हैं कि भाषा महत्वपूर्ण है कि नहीं, तो हमको पता है वाइगोत्स्की कहते हैं संज्ञानात्मक विकास में 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। SCL याद है ना आपको? संज्ञानात्मक विकास में समाज, संस्कृति और भाषा तीनों महत्वपूर्ण है। इनसे संज्ञानात्मक विकास होता है, इसका मतलब इनसे विचार प्रभावित होते हैं। सी का मतलब, एस का मतलब सोसाइटी, सी का मतलब कल्चर और एल का मतलब लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को महत्वपूर्ण मानते हैं कि नहीं मानते वाइगोत्स्की? बिल्कुल मानते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं? वो इन दोनों के बीच की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं भाषा तथा विचार, लैंग्वेज एंड थॉट, बुक थी ना इनकी, थॉट एंड लैंग्वेज। भाषा तथा विचार, विचार किसका दूसरा नाम है? चिंतन का। भाषा तथा विचार एक दूसरे से, भाषा तथा विचार एक दूसरे से स्वतंत्र, भाषा तथा विचार एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं। दोनों के बीच की बात रखी, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं। अगर ऐसा है तो वाइगोत्स्की। लेकिन ध्यान रखना है, ये केवल शुरू के 2-2.5 वर्षों में होता है, केवल आरंभिक 2 वर्षों में, केवल आरंभिक 2 से 3 वर्षों में, कई बार 2 से 2.5 वर्षों में, कई बार केवल 2 वर्ष में। ओके, तो भाषा तथा विचार एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं। कब तक? आरंभिक 2 साल या फिर 2 से 3 साल, आरंभिक 2.5 साल, ऐसा कुछ भी आए। तो ये बात कहने वाले कौन है? वाइगोत्स्की। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है क्या, कि वाइगोत्स्की चिंतन में, मानसिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है। शुरू में आरंभिक 2 साल में भाषा और चिंतन अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में भाषा महत्वपूर्ण होती है कि नहीं? तो लिखना है भाषा महत्वपूर्ण होती है। चिंतन की प्रक्रिया में भाषा महत्वपूर्ण होती है। भाषा चिंतन को प्रभावित करती है कि नहीं? करती है। पर कब? शुरू के 2-3 सालों के बाद। तो भाषा महत्वपूर्ण होती है, ये भी बात किसने बोली? वाइगोत्स्की ने। भाषा महत्वपूर्ण नहीं होती, ऐसा किसने बोला? जीन पियाजे ने। बात समझ में आई? तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। इसको देखना, 1 बार 2 बार, नोट्स बनाना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। उसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।